नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से इस आपदा की घड़ी में आज से क्लास 9th के फिजिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स जो आया कहाँ से। तो आप लोग जहाँ तक क्लास 9th में आप लोग जानते होंगे कि साइंस का किताब 3 भागों में बट गया होगा। साइंस को बांट दिया गया और जिसका नाम दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो एक यहाँ पर सोचने का बात है कि सर क्लास 8 तक जो पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में अटैच्ड था। लेकिन जैसे ही हम क्लास 9th में गए हमारा किताब को बांट दिया गया। तो अलग अलग विज्ञान को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और अगर बांटा भी गया किस आधार पे बांटा गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान क्या है। तो आइए हम सभी जानते हैं साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये आपका परिभाषा आपके किताब के अनुसार है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के गुण, प्रकृति, संरचना तथा किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं, वह विज्ञान कहलाता है। तो आखिर अगर कोई भी बेसिक सा है, कोई आपसे पूछ दे कि अच्छा बताओ कि विज्ञान तो ठीक है, विज्ञान जानते हैं विज्ञान क्या है, लेकिन विज्ञान में किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विज्ञान इस पूरे विश्व में कितनी तरह की वस्तुएं पाई जाती है। 2 तरह की। वो कौन कौन सा? एक सजीव वस्तु और एक निर्जीव वस्तु। कहने का अर्थ हुआ कि सर साइंस के अंतर्गत साइंस को अगर हम बांटे तो 2 आधार पर, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा लिविंग थिंग्स का हिंदी सजीव वस्तुएं और एक नॉन लिविंग थिंग्स। हिंदी निर्जीव वस्तुएं। मतलब साइंस के अंतर्गत हम सजीव वस्तु के बारे में, अगर विज्ञान कोई बोले विज्ञान के अंतर्गत हम सजीव वस्तु का भी अध्ययन करते हैं और निर्जीव वस्तु का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ तक आप क्लास 8 तक था। जैसे ही आप क्लास 9th में गए इस आधार पर, वस्तु के आधार पर विज्ञान को बांट दिया गया। अब कैसे बांटा? सजीव वस्तु के अंतर्गत सिर्फ रखा गया बायोलॉजी को, बायोलॉजी जिसका हिंदी नाम होता है जीव विज्ञान, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत रखा गया फिजिक्स और केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री जिसका फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी शास्त्र और इसका रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र।
ये सभी जो है सभी जानते होंगे, ये बेसिक बातें हैं। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले बेसिक सभी को आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में किस टाइप की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो इसी वजह से, इन्हीं कारणों से ये बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस आधार पर फिर आगे चलकर, तो इसी आधार पर आपके क्लास 9th से विज्ञान को 2 वस्तुओं के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, जिसका 3 किताब, जैसे आपका एक बायोलॉजी होगा, एक फिजिक्स होगा और एक केमिस्ट्री होगा। तो इन तीनों सब्जेक्ट जो है, तीनों विषयों के पिता कौन है, जनक कौन है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह सभी बेसिक बातें हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो आइए जानते हैं पहले। हाँ, एक बात और हम भूल गए थे, बायोलॉजी को और 2 भाग में बांटा गया। आप देखे होंगे इस दुनिया में अगर लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं हैं, तो वह 2 ही हैं, या तो पेड़ पौधा या तो जीव जंतु। तो इस आधार पर पेड़ पौधा का अध्ययन के आधार पर एक बायोलॉजी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। जब आप आगे हायर स्टैंडर्ड के क्लास में जाएंगे 12 के बाद, तो आप ऑनर्स पेपर चूज करेंगे, तो कोई बच्चा बोलेगा कि कौन से ऑनर्स कर रहे हो, तो बोलेगा हम बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं। मतलब समझ जाना है, अच्छा वो जो है सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन कर रहा है। अगर बोल दे कि सर मेरा जूलॉजी ऑनर्स है, तो समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा ये जो है जीव जंतु के बारे में पढ़ रहा है। तो ये सभी हैं बेसिक बातें। आइए जान लेते हैं इन तीनों के फादर कौन हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, अच्छी बात है, फिर भी एक बार देख लेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी है ना। बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु। एरिस्टोटल इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ा जाता है अरस्तु, है ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, अरस्तु। दूसरा है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसका है एंटोनी लेवोजियर। तो देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, इन तीनों को कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स के योगदान में इन तीनों वैज्ञानिकों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी वजह से फादर ऑफ फिजिक्स किसी एक को कहना मुश्किल है, इसलिए जब भी पूछा जाए तो बोलेंगे न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। इन तीनों को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। यहाँ तक उतार लेंगे। आप जब फेयर करेंगे तो ये बेसिक बातें हैं। फर्स्ट पेज में एक अच्छी सी नोटबुक लेंगे, नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। अब आपके किताब पर चलते हैं। किताब का पहला चैप्टर है आपका चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है भौतिकी क्या है, तो हम उसकी परिभाषा कहेंगे
भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विशेषकर गति, दाब, ऊर्जा, ध्वनि, बल, विद्युत तथा अन्य वैसी चीजें जो किसी वस्तु को प्रभावित करती है का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है, मतलब फिजिक्स कहलाता है। अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? भौतिकी कहलाते हैं। और आपको बताएं भी, फादर ऑफ अगर पूछे कोई भौतिकी के पिता किसे कहते हैं तो भौतिकी के पिता न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, इन्हें फिजिक्स का फादर, फिजिक्स का पिता कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका बेसिक जानकारी था। हम लोग फिजिक्स का क्लास 9th का अब चैप्टर की तरफ चलेंगे और पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। तो सबसे पहले मैंने विज्ञान के बारे में आपको बता चुका कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान जो है, चलिए विज्ञान क्या है मैंने आपको बताया। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, जो भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उसे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो भी वे प्रयोग करते हैं और उनके प्रयोगों के द्वारा अर्थात परीक्षणों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान को, डेट मीन्स उस नॉलेज को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कहते हैं वह वाक्य है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। यह जो कथन है, स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का है। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे यह कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो ये विज्ञान आपका खत्म हो गया। चलिए, हमने जाना विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान जो है इसमें वैज्ञानिक का योगदान होता है। तो जो भी वैज्ञानिक प्रयोग या परीक्षण करते हैं उसके कुछ न कुछ काम करने के तरीके होते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हम हो, आप हो, हर चीज का एक तरीका होता है। तो कुछ वैज्ञानिक का भी काम करने का कुछ तरीका है, तो उनके बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक के काम करने का कुल तरीका 5 है। उसका मेथड है, जैसे पहला है कि कोई भी वैज्ञानिक जिस चीज़ पर वह रिसर्च कर रहे हैं तो वे किसी भी घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करता है। कोई भी घटना हो, उस घटना का एकदम सावधानी पूर्वक कहने का अर्थ है क्या बदलाव हो रहा है। अगर किसी चीज से किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ अगर मिलाया जा रहा है, क्या उस दोनों वस्तुओं के बीच इफेक्ट हो रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है। तो इन सभी बातों का वे सावधानी पूर्वक जो भी घटना घटित होती है उसका प्रेक्षण करते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक के काम करने का दूसरा तरीका है, दूसरा नियम है कि वे संभावित कारणों का अनुमान लगाते हैं। जैसे इसे एक उदाहरण के अनुसार समझेंगे कि मान लीजिए अगर सबसे पहले अगर आज हम जानते हैं कोई एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में एक ग्लास पानी है, अगर पानी में नमक को घुलाते हैं तो उसका टेस्ट नमकीन हो जाता है। अगर उसी वाटर में नमक के बजाय चीनी को घुलाते हैं
उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। तो किसी पानी में नमक मिलाने पर यह नमकीन लगता है, उसका स्वाद नमकीन हो जाता है। अगर चीनी मिलाते हैं तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। यह मीठा नमकीन ये क्या है? ये एक घटना को देखा गया घटित करके, तब पता चला नहीं कि अगर पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका स्वाद नमकीन होता है। तो यही जो ज्ञान मिलता है, इसी ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये सभी वैज्ञानिक के काम करने का तरीका है। उसके बाद वैज्ञानिक के काम करने का तीसरा तरीका है, जो भी परीक्षण करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करता है। अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रहे, किस वजह से हो रहा है। हमने अभी उदाहरण दिया कि पानी में अगर नमक मिलाते हैं तो उसका स्वाद नमकीन हो जाता है, चीनी घुलाते हैं तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। तो जिस वजह से हो रहा है, किस वजह से नमकीन हो रहा है पानी? नमक के वजह से। किस वजह से पानी का स्वाद मीठा हो रहा है? चीनी की वजह से। तो जो भी रीजन हो, उन कारणों का जांच करता है। फिर जांच के आधार पर वह किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है। चलो भाई, हम समझ गए हैं कि अगर आधार पे कब पहुंचे, पानी में नमक को घुलाएं, उसका जांच किए, परीक्षण किए, देखें, तब पता चला नहीं, इसका स्वाद नमक मिलाने से नमकीन हो जाता है। अगर उसमें कोई भी और, जैसे उस नींबू मिला दिए तो उसमें उसका टेस्ट बदल जाता है। तो और वो भी जिस भी निष्कर्ष पर, जांच के आधार पर जिस भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वे अपने निष्कर्ष को, अर्थात विचार या सोच को, अगर अपरिहार्य परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये आपका वैज्ञानिक के काम करने का 5 तरीका है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इसी आधार पर वे अपना काम करते हैं। अब आपका सेकंड टॉपिक है मापन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूरा विज्ञान मापन पर आधारित है। तो मापने का अर्थ है किसी भी चीज को हम माप सकते हैं। जैसे हम हैं, मेरा मास सपोज दैट 70 kg है। अगर कोई दूध है, लीटर में मापते हैं। अगर मार्केट हम आलू खरीदने गए तो केजी में खरीदते हैं। तो अलग अलग चीज को हम अलग अलग मात्रक में मापते हैं। अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग मानक होती है, और उन्हीं मानक मापों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मतलब कह सकते हैं, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और इसी मानक, जो भी स्टैंडर्ड होता है, को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक कहने का अर्थ है, अगर समय है तो समय को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। जैसे कोई भी दूरी है, जैसे लंबाई है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। जैसे आप कहीं कुछ दुकान खरीदने जा रहे हैं आलू, तो कहते हैं आप हमें 5 kg आलू दीजिए। अगर मान लीजिए ये मानक नहीं लिखे, मान लीजिए केजी नहीं, गए आलू, बोलेंगे हमें आलू दीजिए 5, वो क्या करेगा? आपको उठा के दे देगा। लेकिन क्या यह सही है? अगर मान लीजिए आलू को छोड़ दीजिए, दाल खरीदने गए तो बोलेंगे क्या 1 दाल दीजिए।
अजीब लग रहा है, वो भी सोचे कहाँ से आ गया, क्या पागल होगा, है ना। लेकिन अगर हम कहा दें 5 केजी दाल दीजिए तो वो 5 केजी देगा, या नहीं तो एक दाल उठा के आपको दे देगा। तो यही जो भी केजी है, मीटर है, सेकेंड है, ये क्या है, मात्रक है ना। और इसी से मेजर करते हैं किसी भी राशि को। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। अगर मात्रक ना हो तो हम उस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं। और अलग अलग वस्तुओं को मापने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है, सभी को अलग अलग स्टैंडर्ड में माप लिया जाए। जैसे हमारा वजन 60 केजी है, तो क्या आपसे कोई आपका वजन पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, मेरा वजन 60,000 ग्राम है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति का वजन 100 केजी है तो वो क्या बोलेगा, 1,00,000 ग्राम है मेरा वजन, नहीं, वो क्या बोलेगा, 100 केजी है, 60 केजी है। ये जो केजी है इसे ही मात्रक कहते हैं। और अलग अलग राशि को मापने के लिए अलग अलग मात्रक की जरूरत पड़ती है। और चलिए मापन पर ही थोड़ा और करते हैं, क्योंकि इसका उपयोग पूरे फिजिक्स में होने वाला है। तो जैसे हमने कहा कि किसी भी राशि को मापने के लिए अलग अलग मानक की आवश्यकता पड़ती है, तो वो राशि किसे कहते हैं। तो मान लीजिए अगर लंबाई, अगर हम कहा जाए कि ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है 2 मीटर लंबा है, तो लिख दिए 2 मीटर। इसमें देखेंगे, लिख देते हैं 2 मीटर। तो इसमें देख रहे हैं एक न्यूमरिक वैल्यू है, एक न्यूमरिक वैल्यू है और एक आपका यूनिट है, इसको मात्रक कहते हैं। ये एक संख्या है, इसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इंग्लिश यूनिट होता है। और ये जो लंबाई है यही हमारा राशि है, ये हमारा क्या है, राशि है। ये लंबाई बता रहा है कि कोई भी वस्तु कितना मीटर लंबा है, कितना का पता न्यूमरिक वैल्यू से चलता है। कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर। कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर। और ये क्या हुआ, मात्रक है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए, अलग अलग राशि को मापने के लिए अलग अलग मानक की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए क्या समय है, समय एक राशि हो गया, ये आपका क्या हो गया, राशि हो गया। और कितना समय, 5 सेकेंड। कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। तो ये जो आपका 5 हो गया, ये न्यूमरिक वैल्यू है, यह बताता है कितना गुना है, ये समय हो गया, मतलब ये मात्रक हो गया। तो इस तरह से फिजिक्स में प्रत्येक राशि को अलग अलग मानक मापों के द्वारा मापा जाता है। तो इसके बाद आता है, राशि का चर्चा किए तो अभी इसी पे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें फिजिक्स में जितना भी राशि आएगा तो सारे को कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जानेंगे, भौतिक राशियां क्या होता है। इसमें कह सकते हैं भौतिक राशियां कि भौतिकी के नियमों में
भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक राशियां, कह सकते हैं भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दो प्रकार के होते हैं। एक आधारी राशियां, एक आधारी राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। एक आधारी राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। अब जानेंगे कि आधारी राशियां किसे कहते हैं। ये भौतिक राशि का ही दो पार्ट है, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। काट दो अंकित। आधारी राशियां, आधारी राशियां वैसी राशियों को कहा जाता है जो स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने से मतलब है कि वैसी राशियां जो किसी भी दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं होती है, उस वैसे राशि को आधारी राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सभी आधारी राशियां हैं। और आधारी राशियों की कुल संख्या 7 है। पूरे विश्व में आधारी राशियों की कुल संख्या 7 है। और इन्हीं 7 राशियों से आगे बताएंगे वे 7 राशियां कौन कौन सी है। उन्हीं 7 राशियों से आपका व्युत्पन्न राशियां बनते हैं। और जब इसी राशि को मात्रक के रूप में लिखते हैं तो इसी आधारी राशि को ही आधारी मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे आधारी राशि की मदद से बनते हैं। व्युत्पन्न मात्रक आधारी राशियों की मदद से बनते हैं। मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक पर निर्भर होते हैं। कि मैंने कहा पूरे विश्व में आधारी राशियों की संख्या कुल 7 होती है और इन्हीं 7 राशियों की मदद से हम पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ डालेंगे। उसके बाद व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां वैसी राशियों को कहते हैं जिन्हें आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। दैट मीन्स वैसा राशि जिसे आधारी राशि की मदद से बनाया जाता है, अर्थात व्यक्त किया जाता है, वैसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अब क्षेत्रफल कहने से क्या अर्थ है कि सर क्षेत्रफल में जब भी लिखते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है? यह आपका आधारी राशि है। और चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई है। तो ये दोनों ही आधारी राशि है। और लंबाई को भी हम मीटर में व्यक्त करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त करते हैं। इसलिए अगर इसका मात्रक लिखा जाए इस राशि का, क्षेत्रफल का, तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा स्क्वायर मीटर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई ये आधारी राशि का टर्म है और इसकी मदद से हम व्युत्पन्न राशि
बनाते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ में कह सकते हैं वैसी राशियाँ जिन्हें आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, ऊर्जा, कार्य इत्यादि, इन सभी को व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। अब जिस प्रकार से राशियाँ होती है उसी प्रकार से मात्रक भी होते हैं। तो अब मात्रक के बारे में, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक वह मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। जस्ट लाइक आधारी राशि की संख्या 7 है और उसी आधारी राशि को अगर हम मात्रक के रूप में उसे व्यक्त करते हैं तो आधारी राशि के मात्रक को ही आधारी मात्रक कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा आधारी मात्रक को परिभाषित करेंगे तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा इत्यादि, ये सभी आधारी मात्रक हैं। ये किसी भी अदर यूनिट्स, अदर क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अब व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, मैंने आपको इसके पहले भी बताया। जैसे क्षेत्रफल में किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। जब इसे आपस में गुना करते, लंबाई एक आपका अदिश राशि है और अदिश लंबाई को मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और इसका क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर मीटर। तो ये जो स्क्वायर मीटर है इसे आधारी राशि के मात्रक की सहायता से बनाया गया है, इसलिए ऐसे राशि को, ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से आयतन में आपका लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और हाइट होता है। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है और यह तीनों लंबाई ही है। तो लंबाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मेजर करते हैं और तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है क्यूबिक मीटर। तो यह जो क्यूबिक मीटर बना यह आयतन का मात्रक हुआ, आयतन का मात्रक है और ऐसे मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे आधारी राशियों के मात्रक की सहायता से बनाया गया है। तो उसी प्रकार से वेग, त्वरण इत्यादि हैं जिसे आगे निकाल कर दिखाएंगे किस तरह से उसका यूज करते हैं। तो इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक खत्म। मात्रकों की पद्धति आपका अगला टॉपिक है जिसका इंग्लिश नाम होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मात्रकों की पद्धति क्या है? आपको बताएं, बहुत फिजिक्स में बहुत सारी राशियां होती है। उन सभी राशियों के लिए, सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि आप अलग अलग जगह अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग मानक में, अलग अलग स्टैंडर्ड में मेजर किया जाता है। जैसे आपके बुक में ये बहुत सारे पद्धति हैं, 3-4 पद्धति हैं। तो देखेंगे जैसे एक है
एफपीएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति और एक पद्धति है जो पूरे विश्व में मान्य है, उसे एसआई पद्धति कहते हैं। जैसे इसका समझते हैं, एफ का मतलब फुट होता है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो पी का अर्थ पाउंड होता है और एस का अर्थ सेकंड होता है। उसी तरह सी का आपका सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर आपको सिंबल लिख देंगे तो समझ जाएंगे। ग्राम, जी से ग्राम होता है और एस से सेकंड होता है। उसी तरह एम से मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है और एस से सेकंड होता है। सेकंड होता है। तो एसआई को बाद में देखेंगे, इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। अलग अलग देखेंगे कि अगर एफ का फुट होता है, अगर पूछ दिया जाए कि एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो कहेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। उसी तरह सीजीएस से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में मापते हैं। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। क्या बोले, एक बार फिर से देखेंगे। एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। और इस पद्धति को, एफपीएस पद्धति को एक और नाम से जाना जाता है। इस एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पद्धति, अगर आपको पूछ दिया जाए कि एफपीएस पद्धति को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो आप उसके बाद आपका सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में भी, इसमें भी लंबाई को शॉर्ट में लिख रहे हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मास जिसका इंग्लिश नाम होता है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। सीजीएस पद्धति में समझ गए आप कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। और इस पद्धति का भी एक और नाम, इस पद्धति को एक पद्धति के नाम से जाना जाता है और उस पद्धति का नाम है मीट्रिक पद्धति। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति, है ना, तो उसी तरह से एमकेएस पद्धति के बारे में जानते हैं। एमकेएस में उसी तरह से लंबाई को मीटर में, METR मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और समय को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, है ना। और संक्षिप्त में इस पद्धति को एमकेएस पद्धति भी कहा जाता है। ले जानते, ये सभी जितना भी आपको पद्धति बताएं ये सभी घरेलू पद्धति है। लेकिन अगर कह दे, मान लीजिए कि हमको कपड़ा खरीदना है, अगर मान लीजिए कि मेजर का आपको माप नहीं था, सब जगह का माप अलग अलग होगा,
तो अगर मान लीजिए यहाँ का राजा, यहाँ के जो राजा हैं, हमको कपड़ा खरीदना है कि मान लिए 1 मीटर राजा का एक पग जो होगा वो 1 मीटर होगा। अगर इसी कपड़े को जापान से मंगाया जाए तो जापान में तो लोग छोटे छोटे होते हैं, उसके पैर का कद भी छोटा होगा। अगर भारत के राजा का पैर इतना बड़ा है तो जापान के राजा का पैर भी क्या हो जाएगा, वहाँ जापान का वो राजा ही है लेकिन वो छोटा, उसका कद क्या होगा, छोटा हो जाएगा। वे अपने कद से माप के देगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो क्या हुआ, वो आपका मेजर एक समान नहीं हुआ। तो इसलिए तब एक चिंता का विषय हुआ कि अगर इस तरह की दुविधा ना हो, इसके लिए एक वैज्ञानिकों ने एक और पद्धति का आविष्कार किया, जिस पद्धति का नाम दिया गया SI पद्धति। इस पद्धति का नाम दिया गया SI पद्धति और यह पद्धति पूरे विश्व में प्रचलित है और इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसे संक्षिप्त में SI कहा जाता है। और यह जो पद्धति है पूरे विश्व में एक समान है। अगर यहाँ का वैज्ञानिक लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, अगर हम विश्व के किसी भी कोने में अगर लंबाई को मापा जाए, लंबाई का SI यूनिट अगर बोला जाए तो मीटर ही कहेंगे। जैसे मास को, द्रव्यमान को हम अगर द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है तो पूरे विश्व में द्रव्यमान को kg में ही मापा जाएगा। डेट मीन्स SI यूनिट उसका kg ही होगा। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक आपका टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है SI सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। तो इसका जो है एक अक्टूबर 1960 ईस्वी में एक पेरिस जगह है, पेरिस में एक सेवरे नामक स्थान है। वहाँ पर 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाएं चली और उन लंबी परिचर्चाओं के बाद मात्रकों का एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ और जिस पद्धति का नाम रखा गया SI पद्धति रखा गया और इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामांकन पर SI जो है, ये संक्षिप्त रूप जो है फ्रांसीसी नामांकन के आधार पर इसे संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है और इसके तहत पूरे विश्व में SI मात्रकों की SI मात्रक सभी जगह एक समान होते हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसका चैप्टर खत्म होने के बाद इसका PDF बना के क्वेश्चन आंसर भी दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप अच्छे से इसे नोटबुक में नोट कर सके, फेयर बना सके, ताकि आगे आपको काम दे।
आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।